सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हिमालय प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा मंडी। तो हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है, बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है। ये पार्क मंडी की भूला घाटी में बनने के लिए तैयार है। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करने के लिए शोधकर्ताओं के लिए नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना जो लुप्त होने के कगार पर है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि किस राज्य में है अरावली जैव विविधता पार्क, जिसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अच्छा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां पे बना था? हल्द्वानी में। और बताओ अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 मई को। अच्छा, आप बताइए देश का पहला टायर पार्क कहां पे बना? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। देश का पहला फायर पार्क कहां पे बना? उड़ीसा में। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे बना? उत्तराखंड में। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहां पे बनाया गया? मध्य प्रदेश के सांची में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पे खुला? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। भारत का पहला स्पेस पार्क ये बना है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये बना है आपके गुजरात में। फिर बताइए भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इसका उद्घाटन किया गया कहां? उत्तराखंड के देहरादून में। देश का पहला मॉस गार्डन कहां पे खुला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये बना है केरल में। और भारत का पहला जेंडर पार्क भी बना है केरल में। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो दो कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी आपको याद होगा देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहां पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला आपका राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और पहला जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। अच्छा, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश है। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। रोहतांग टनल जिसे अटल टनल भी कहा जाता है ये भी आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और अभी इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। बताइए किस चीज को लेकर के इसने एक रिकॉर्ड बनाया? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा ओमान। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 मतलब ये इसका छठा संस्करण है जो कि 21 से लेकर 25 फरवरी तक होना है। किन दो देशों के बीच में? भारत और ओमान के बीच में। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। ये एक वायु सैन्य अभ्यास है। अच्छा, वैसे ओमान के साथ हम लोगों ने अल नगाह और नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज भी की है। देखो ओमान की कैपिटल क्या होती है? मस्कट। करेंसी है ओमानी रियाल। और आपको याद होगा एक चक्रवात आया था तौकाते नाम का,
उसका नामकरण ओमान ने ही किया था। और 2024 में जो FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप होंगे वो ओमान की कैपिटल मस्कट में होंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, ओमान सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, और इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ये फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? तो आंसर होगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अच्छा, आपको याद होगा 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था। तो उस फसल बीमा योजना का लाभ किसानों के घर तक पहुंच सके, उसके लिए कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घर पर उपलब्ध कराना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है जो शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इसमें साल में 3 बार, मतलब 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं किसानों को। टोटल 6,000 रुपये हो गए। और वैसे किसान सम्मान निधि योजना को क्या बोलते हैं? कृषक सम्मान निधि योजना भी बोलते हैं। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में पढ़ा था आपने। चलिए, इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछता हूं आप। सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था इस प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत? तो आंसर होगा हरियाणा। ये 2-5 महीने पुराना ही प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुसुम योजना में कुसुम का क्या मतलब होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। चलिए, आप बताइए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे लगाया गया था? राजस्थान के जयपुर के थालोजी गांव में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य की अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो परियोजना का नाम याद रखना पहले तो, अपर भद्रा परियोजना कहाँ की है? कर्नाटक की है। और राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली ये कर्नाटक की पहली परियोजना है। अच्छा, राष्ट्रीय दर्जा पाने से इसको फायदा क्या होगा? तो राज्य को केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। एक्चुअली में ये जो परियोजना है ये राज्य के जो सूखाग्रस्त जिले हैं जैसे कि चित्रदुर्ग हो गया, चिकमंगलुरु हो गया आदि, इन जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था और अभी इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया है। परियोजना का नाम याद रखना, अपर भद्रा परियोजना। कहाँ की है? कर्नाटक की है। अच्छा, इसी तरह से एक परियोजना आपको जरूर याद होगी, केन बेतवा लिंक नदी जोड़ परियोजना। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? केन से बेतवा में। इनके बीच में एक टाइगर रिजर्व भी है जो प्रभावित होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। अच्छा बताइए, माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कौन सी परियोजना चल रही है? माता टीला परियोजना। और कर्नाटक में आपको एक जलप्रपात वाटरफॉल भी मिलेगा, जोग जलप्रपात, करसप्पा वाटरफॉल भी इसको कहते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। अच्छा बताओ, किस राज्य ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की थी? तो केरल ने। इसे ग्रामीण इलाकों में पर्यटन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। अब देखो, बात यहाँ पे कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। यहीं पे इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बम्मई है और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। उसके अलावा अभी सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? कर्नाटक। और कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके थ्रू जो दानदाता हैं ये जान पाएंगे कि उनका पैसा कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर बना। किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अरुंधति और मैत्री योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। और यहाँ का जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया।
और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। बताओ अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। और कृष्ण राज सागर बांध भी आपको यहीं मिलेगा, कावेरी नदी पर है वो। अच्छा, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह बनेगा कहाँ पे? यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कर्नाटक में। अच्छा चलो आप ये बताओ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह क्या थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो असम की 102 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। और इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। वे असम की कामरूप की रहने वाली थी और उन्होंने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया। अच्छा, पद्मश्री पुरस्कार, तो पहले तो ये बात कर लेते हैं, इस बार याद रखना भारत रत्न किसी को नहीं मिला। पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे तो पद्म विभूषण ये मिला 4 को, पद्म भूषण ये मिला 17 को और पद्म श्री ये मिला 107 को। अब यहाँ पे आपका होमवर्क ये होगा कि जो पद्म विभूषण मिला है 4 व्यक्तियों को, उनके नाम आपको बताने हैं और ये सारे नाम मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो पद्म श्री है और जो पद्म भूषण में जो जो इंपॉर्टेंट नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आज हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है वहाँ पे सारे नाम मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो अभी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपको याद है कि नहीं है, फिर शाम को तो आप रिवाइज कर ही लोगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। तो विंटर ओलंपिक 2022 जो कि हुए बीजिंग चाइना में 4 से लेकर 20 फरवरी तक ये चले। अच्छा, बीजिंग से भी याद रखना आप, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे विंटर ओलंपिक्स भी हो चुके हैं और समर ओलंपिक्स भी हो चुके हैं। अब अगला जो विंटर ओलंपिक होगा वो होगा 2026 में। कहाँ पे? इटली में होगा। तो अभी तो बीजिंग ओलंपिक की बात करते हैं। टॉप पे कौन रहा? यानी कि शीर्ष पे पदक तालिका में शीर्ष पे रहा नॉर्वे। 37 मेडल हैं इसके पास, 16 गोल्ड है। गोल्ड के आधार पर ही रैंकिंग दी जाती है, ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे जर्मनी है, तीसरे पे चाइना है और चौथे पे यूएसए है। और भारत की बात करेंगे तो आपको पता ही, हमने पढ़ा था, भारत की तरफ से केवल एकमात्र खिलाड़ी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका नाम आरिफ खान है जो कि एक स्कीयर है, जम्मू कश्मीर से है ये। और ये उद्घाटन समारोह में देश के ध्वजवाहक भी थे। देखो, बीजिंग ओलंपिक की बात कर लें तो इसका जो शुभंकर है, मैस्कॉट है, बिंग ड्वेन ड्वेन है और इसके पैरालंपिक का है श्वेन रॉन रॉन। और एक और प्रश्न बनेगा यहाँ से कि बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन कौन बने थे? हरजिंदर सिंह बने थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में भी जाना जाता है, ये दिन दुनिया भर में साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। क्या थीम रही? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, यानी कि आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर। देखो, फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं आपको। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे होता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे होता है। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया। 11 फरवरी को विश्व में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे मनाया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे मनाया। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे मनाया। और 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया। अभी 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया। और फरवरी के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाते हैं, जो इस बार हमने 19 फरवरी को मनाया। फिर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया। तो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इनकी क्विज अपलोड की जा रही है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे।
तो वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा वी.आर. वनिता। तो भारत की बल्लेबाज हैं ये वी.आर. वनिता, जिन्होंने 6 वनडे और 16 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, पर अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बाकी अंशुला राव का नाम आपको याद होगा, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी, और ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेटरों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो स्मृति मंधाना को रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इन्हें। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी स्मृति मंधाना ही हैं। उसके अलावा पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी आपकी स्मृति मंधाना है। वैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार है। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। और डेली अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, वहां पे इस प्रश्न को हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। तो अब आप बताइए, हम बढ़ते आगे। बताइए, द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स वो शेप्ड सिलिकॉन वैली नाम की बुक को किसने लिखा? जिमी सोनी ने। तो लेखक जिमी सोनी ने इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर वो शेप्ड सिलिकॉन वैली। इसमें पेपल की कहानी है कि इसने कैसे एक स्टार्टअप की यात्रा को कवर किया, जो आज तक की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई है, जिसकी कीमत आज $70 बिलियन से ज़्यादा है। और सुभाष गर्ग द 10 ट्रिलियन डॉलर नाम की बुक को लिखा। जयंता घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा। और शशि थरूर प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडित्री नाम की बुक को लिखा। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो आंसर होगा एम्मा टेरहो को। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी प्लेयर हैं एम्मा टेरहो, उनको अपना अध्यक्ष चुना। और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस प्लेयर हैं सियुंग मिन यू, इनको अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है। इसके अलावा आयोग ने न्यूजीलैंड के जो साइकिल चालक हैं सारा वॉकर, उनको आयोग के दूसरे वाइस चांसलर के रूप में चुना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना होती है 1894 में, हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक। ध्यान रखना, ये पढ़ते आगे। बताइए, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आंसर होगा 11%। तो हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़ी है। और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि अगले 5 सालों में यानी कि 2026 तक ये बढ़कर 30% हो जाएगी, यानी कि 30% से बढ़ जाएगी। और सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची में मुंबई टॉप पर है, सेकंड पे दिल्ली है, तीसरे पे है कोलकाता। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो प्रोजेक्ट का नाम है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, और इसका संबंध है वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन प्रोग्राम से। मतलब इसका उद्देश्य है वाटर मैनेजमेंट करके किसानों का उत्पादन बढ़ाना और इससे उनकी इनकम को बढ़ाना। रिवॉर्ड का मतलब हो गया रिजुविनेशन वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है भारत ने, जो कि उड़ीसा और कर्नाटक के किसानों के लिए काम में लिया जाएगा इस रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से। कितना लोन है? $115 मिलियन का। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की एमडी सीएफओ कौन बनी थी? अंशुला कांत। ये पहली भारतीय महिला सीएफओ हैं, और ये पहली महिला सीएफओ है। और वैसे अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन से रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को।
और वर्ल्ड बैंक ने किसे अपना शिक्षा सलाहकार बनाया था? रणजीत सिंह डिसाले को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट भी ज़रूर करा करें। अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ इसी तरह से कंटिन्यू बनी रहे तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके घर में परिवार में कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ एक बार उनके साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, लाइक करना मत भूलना। और इन सब की क्विज़ जहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो क्विज बना करके, वो टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो कल आपसे पूछा था देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नासिक में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।